नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तो 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला कल आ चुका है और कोर्ट ने इस केस की जांच पर सवाल उठाते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया और भगवा आतंकवाद के आरोपों को गलत करार दिया। इस मामले में अब एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने भी मुंह खोल दिया, जो तब एटीएस की जांच टीम का हिस्सा हुआ करते थे। मुजावर ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि कैसे मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच को राजनीतिक हित साधने के एक बड़े टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे बड़े बड़े अफसर जांच को प्रभावित करने में जुटे हुए थे और यही सवाल आगे जाकर यह बड़ा होता है कि इन अफसरों के पीछे वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही। मुजावर का बयान क्यों इस केस में बड़ी सियासी साजिश का इशारा कर रहे हैं और क्यों इसकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, देश का मूड मीटर में आज मैं इसकी चौंकाने वाली परतें खोलूंगा। लेकिन पहले सुनिए कि मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में शामिल रहे महबूब मुजावर ने कहा क्या है। तो महबूब मुजावर का बयान सुना आपने। उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत को फर्जी आरोप में फंसाकर अरेस्ट करने का फरमान सुनाया गया था और इसके लिए दबाव बनाया गया। उन्हें इस खास मकसद को अंजाम देने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। लेकिन महबूब मुजावर ने बिना सबूत के, बिना अदालती आदेश के ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। सम डैमनिंग चार्जेस वर प्रेस्ड अपॉन this ATS officer Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के पीछे क्या खास प्लानिंग थी और क्यों थी, उस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले ये जान लीजिए कि महमूद मुजावर ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो फिर उनके साथ क्या हुआ। मुजावर को न सिर्फ जांच टीम से हटा दिया गया बल्कि उन्हें अरेस्ट तक कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया और बाद में सर्विस से ही सस्पेंड कर दिया गया, यह आरोप लगाकर कि वो मालेगांव ब्लास्ट की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, अफसरों के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है। मुजावर को खास तौर से मालेगांव केस की जांच से जोड़ा गया था। वो करीब 8 महीने तक मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच से जुड़े रहे, लेकिन खुद मुजावर का कहना है कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट की जांच के नाम पर ऐसे फर्जी कामों में लगाया गया था जिसका मकसद पूरी जांच को एक खास दिशा देना था, असलियत पर पर्दा डालना था, भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव गढ़ना था। और मुजावर ने जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तो चुप कराने के लिए उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए। यही नहीं, अलग अलग तरीके से मैसेज फैलाने की कोशिश हुई कि असल में वो एटीएस की जांच टीम का हिस्सा ही नहीं थे।
यकीन अगर नहीं हो रहा आपको तो मुजावर की ये कहानी भी जरा सुनिए उन्हीं के मुंह से। तो मुजावर जो कह रहे हैं उससे साफ है कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट में मोहन भागवत को लपेटने की, उन्हें फंसाने की साजिश हो रही और इसके लिए फर्जी ग्राउंड तैयार किया जा रहा। आपको यहां याद दिला दूं कि मोहन भागवत 21 मार्च 2009 को संघ प्रमुख बने थे, यानी कि मालेगांव ब्लास्ट के 5 महीने बाद। फिर उन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाने की साजिश का मकसद क्या था और खास तौर से महमूद मुजावर के हाथों ही उनकी गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट क्या सोचकर लिखी जा रही, इसे भी यहां समझना बहुत जरूरी है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में मोहन भागवत की गिरफ्तारी अगर होती तो भगवा आतंकवाद की जो फर्जी थियरी है उस पर एक और मुहर लग जाता और दुनिया में एक फर्जी नैरेटिव क्रिएट होता कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन, एक खास मजहब के प्रति हिंसा का समर्थक है और इससे देश में आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर बैन लगाने, उसकी गतिविधियों पर लगाम कसने और एक तरीके से उसे प्रतिबंधित करने का एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार हो जाए। और महबूब मुजावर को इस काम के लिए खास तौर से इसलिए चुना गया क्योंकि वो मुसलमान हैं और उनका मजहब इस्लाम है। मुजावर के हाथों संघ प्रमुख की गिरफ्तारी अगर होती तो तुष्टीकरण की सियासत एक अलग लेवल पर जाती और एक अलग तरीके से इस तुष्टीकरण के जो पॉलिटिक्स है उसके जरिए वोट बैंक को साधने का काम होता। कट्टरपंथी गैंग तक खुश हो जाता इस बात से। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस जांच के बहाने से हो रही यह सियासी प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकी। महबूब मुजावर ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तमाम मुश्किलें झेलने के बाद भी वो दबाव में नहीं आए, भागवत की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया और अब भी ये खुलकर कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद जैसी असल में कोई चीज थी ही नहीं। वो सब कुछ एक फर्जी नैरेटिव था, एक फर्जी मनगढ़ंत थ्योरी थी जिसे इस देश में बीजेपी, आरएसएस और इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बदनाम करने की नीयत से गढ़ा गया। तो कल मालेगांव ब्लास्ट केस के अदालती फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं से सवाल हो रहा था। तो फैसले को गलत ठहराने और पार्टी की गर्दन बचाने के लिए वो दावे कर रहे थे। आरोपी इसलिए बरी हो गए क्योंकि एनआईए ने जांच को ठीक से आगे नहीं बढ़ाया, ये दलील दे रहे थे। एटीएस की जांच का हिस्सा रहे महबूब मुजावर का जो खुलासा है अब उनकी पोल खोल रहा है। कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे आज उनकी पोल खुल गई कि असल में झूठ कौन फैला रहा था, मनगढ़ंत थ्योरी कौन बना रहा था। अब तो सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर मोहन भागवत की गिरफ्तारी की प्लानिंग एटीएस के बड़े अफसर कर रहे थे और क्यों उन्हें यकीन था कि मालेगांव ब्लास्ट की जांच की दिशा मोड़कर भी उन पर आंच नहीं आई और वो झूठा मुकदमा करके इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी करने के बाद भी वो बच जाएंगे, पाक साफ रह जाएंगे। ये हौसला, ये हिम्मत उन्हें कहां से आ रही थी?
कहां से मिल रहा था? एक बड़ा सवाल है। क्यों एटीएस के बड़े अफसरों को लग रहा था कि भगवा आतंकवाद के फर्जी नैरेटिव को साबित करने पर उन्हें कोई बड़ा इनाम मिल जाएगा, कोई बड़ा फायदा होगा? और अगर ऐसा नहीं था तो ये सब क्यों कर रहे थे? इसमें क्यों शामिल थे? इन सारे सवालों से जो सच निकलकर सामने आ रहा है वो आपको चौंका देगा। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बयान सुन लीजिए। महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने बोली जरूर बदल ली है, लेकिन भाव नहीं बदला। सियासत साधने के लिए वो कह रहे हैं कि भगवा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ये तो महाराष्ट्र की पहचान है। कहना है तो हिंदू टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए। यही कांग्रेस की राजनीति है। हिंदुओं को जाति, भाषा और स्थान के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाओ और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स अपनाओ। पृथ्वीराज चौहान अपने आला कमान से क्यों नहीं पूछते कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव तो कोर्ट में फर्जी साबित हो गया, तो फिर मालेगांव ब्लास्ट के असली गुनहगार कौन हैं? क्या एटीएस की जांच में उन्हें बचाने का पूरा खेल रचा गया, जैसा इशारा एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर दे रहे हैं? यहां मुजावर के अगले बड़े खुलासे पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि एटीएस ने मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच के दौरान राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार को मार दिया, जिन्हें मोहन भागवत को फंसाने के लिए खास तौर से इस केस में आरोपी बनाया गया था। तो मुजावर जो कह रहे हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है कि इस केस के 3 आरोपियों की हत्या कर दी गई और जिनकी बॉडी तक नहीं मिली। आप सोचिए कि उनकी बॉडी या वो कहां है ये आरोपी, इसकी तलाशी का जिम्मा भी मुजावर को दिया गया था, जबकि मुजावर का कहना है कि असल में एटीएस ने ही उनको मार दिया। आप सोचिए कि ये इस तरह का आरोप है कि क्या इसे आप खारिज कर सकते हैं, इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या इसकी गहराई से जांच नहीं होनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि महबूब मुजावर का यह दावा कोई नया नहीं है। 19 अगस्त 2016 को सोलापुर की एक मजिस्ट्रेट अदालत में उन्होंने हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे की हत्या कर दी गई थी, लेकिन एटीएस के अफसरों ने उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड में जीवित रखा और फरार दिखाया। दिलीप पाटीदार की भी हत्या कर दी गई है और उन्हें इन हत्याओं के खिलाफ बोलने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। मेरे खिलाफ सोलापुर में आर्म्स एक्ट के तहत एक फर्जी मामला दर्ज कराया गया ताकि मुझे चुप कराया जा सके, ये मुजावर का आरोप है। मुजावर के दावे से सवाल उठ रहा है कि क्या तीनों आरोपियों को इसलिए मार दिया गया ताकि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश की कड़ियां टूट जाए और इसके गवाह, सबूत सब खत्म हो जाए। साल 2017 में रामजी कालसांगरा और संदीप डांगे के परिजनों ने उनकी कथित हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। डांगे के पिता वीके डांगे ने कहा कि उन्हें यह जानने का हक है कि उनका बेटा जीवित है या नहीं। उन्होंने मुजावर के दावों के आधार पर यह मांग की। महबूब मुजावर ने जो आरोप लगाए हैं उसके सीधे निशाने पर महाराष्ट्र पुलिस के बड़े अफसर रह चुके परमवीर सिंह हैं, जो तब महाराष्ट्र एटीएस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे और 2026 के मुंबई आतंकी हमले में एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत के बाद मालेगांव ब्लास्ट की जांच का पूरा जिम्मा संभाल रहे। महबूब मुजावर ने परमवीर सिंह की भूमिका को लेकर कहा कि एक गलत आदमी एक गलत जांच कर रहा था। मालेगांव ब्लास्ट केस में मोहन भागवत के अलावा यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की तैयारी थी। यह दावा इस केस के आरोपी बनाए गए सुधाकर चतुर्वेदी ने कई साल पहले किया। सुधाकर चतुर्वेदी ने कोर्ट में यह कहा था, और जो कि अब बेदाग बरी हो चुके हैं, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें डराया धमकाया गया, शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया ताकि वो अपने बयान में साजिशकर्ताओं में योगी आदित्यनाथ का नाम ले।
इन सब का इशारा तो यही है कि मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच के नाम पर सियासी बदले की एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही। और अगर इन सब में अगर एक पूर्व आईपीएस परमवीर सिंह का नाम आ रहा है तो एक बात तो साफ है कि यह सब कुछ सियासी इशारे पर हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी जो कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी और उससे जुड़े संगठनों को बदनाम करना चाहती, क्योंकि जिन्हें फंसाने की तैयारी थी वो हिंदुत्व की राजनीति के बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे। महाराष्ट्र में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के तौर पर परमवीर सिंह की नियुक्ति कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार के दौरान हुई और मुंबई और ठाणे में पुलिस विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों पर परमवीर सिंह ने काम किया। मालेगांव केस की जांच के दौरान महाराष्ट्र एटीएस में उनकी नियुक्ति की गई और साल 2021 में जब उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया तो उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया। तो परमवीर सिंह पर लगे इतने बेहद संगीन आरोप की याद आज इसलिए आ रही है मुझे क्योंकि आज ही महबूब मुजावर ने मालेगांव ब्लास्ट केस को भटकाने और उसमें मोहन भागवत को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ इतने खुलेआम और इतने दावे के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ कहा जा रहा है और कहने वाला एटीएस का एक पूर्व अधिकारी है, तो क्या इन आरोपों को खारिज कर दिया जाएगा, इन आरोपों को दरकिनार कर दिया जाएगा, या जरूरत है कि इन दावों की गहराई तक पूरी तह तक पड़ताल हो और यह पता लगाने की कोशिश हो कि इस देश में कौन लोग थे, वो कौन से चेहरे या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और नेता थे जो इस देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों को फंसाना चाहते थे, उनको बदनाम करना चाहते थे और इस देश की बहुसंख्यक आबादी के माथे पर आतंकवाद का कलंक थोपना चाहते थे। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि कैसे नमो के सख्त तेवर से ट्रंप ने 7 कदम पीछे खींच लिए हैं अपने पास। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहनकर घूमने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को 7 दिनों के लिए टाल दिया है। यह आज से लागू होना था जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। वैसे कूटनीति के जितने भी दांव पेच होते हैं भारत के मामले में वो सारे तिकड़म डोनाल्ड ट्रंप भिड़ा चुके हैं कि कैसे भी करके मोदी सरकार को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए झुका लिया जाए और इस कोशिश में ट्रंप तमाम तिकड़म कर रहे हैं। 30-30 बार तो ये बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही लड़ाई रुकवाई, वो भी दोनों देशों को ट्रेड की धमकी देकर। लेकिन ट्रंप शायद भूल रहे हैं कि उनका पाला मोदी से पड़ा है और मोदी न तो सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को लेने दे रहे हैं और न ही अमेरिकी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए तैयार। ट्रंप क्या क्या हथकंडा नहीं अपना रहे, भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तानी तेल की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी तेल की हकीकत क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह समझ लीजिए कि ट्रंप की चालबाजी मोदी सरकार ठीक ठीक समझती है और वो ट्रंप के किसी भी झांसे में आने से रही। ट्रंप जानते हैं कि वो खुद भी बोल चुके हैं कि मोदी बहुत टफ निगोशिएटर है, यानी मोदी को अपनी शर्तों पर राजी करना बहुत मुश्किल काम है। और यहां अमेरिका जिस ट्रेड डील के लिए भारत को राजी करने के लिए सारी जोर लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, वो तो मोदी कभी नहीं मानने वाले, क्योंकि बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात अरबों हिंदुओं की आस्था की है, बात भारत के करोड़ों किसानों की है। अमेरिका इस ट्रेड डील के जरिए भारत के डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है और एक बार ऐसा हो गया तो अमेरिकी मांसाहारी दूध भारतीय बाजार में पहुंच जाएगा। मांसाहारी दूध का मतलब यहां यह है कि ऐसी गायों का दूध जिन्हें मांसाहार भोजन में दिया जाता है। अमेरिकी डेयरी सेक्टर में पशुओं से ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें मांसाहार दिया जाता है और हमारे देश में गाय हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है, सनातनी संस्कृति के केंद्र में, और हमारे संस्कारों में गाय हमारी आस्था से इस कदर जुड़ी हुई है कि उसे मांसाहार देना एक तरीके से जघन्य अपराध है, पाप है। और पीएम मोदी की सनातनी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत है
कि वो ट्रंप के इस शर्त को किसी कीमत पे नहीं माने। 2014 में जब मोदी अमेरिका गए थे तब नवरात्र चल रहा था और उस दौरान अमेरिका में पीएम मोदी उन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ उपवास में थे और सिर्फ पानी पर, वो जितने दिन अमेरिका में रहे सिर्फ पानी पर थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी अपनी सनातनी आस्था और अपनी परंपरा से समझौता कर लें, यह हो ही नहीं सकता। भारत किसी कीमत पर अमेरिकी नॉनवेज मिल्क को भारत में नहीं आने देगा। और दूसरी बात यह कि अमेरिका अगर डेयरी सेक्टर में एंट्री लेता है तो यह हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिनकी आजीविका के केंद्र में पशु हैं। लगभग 70 करोड़ भारतीय खेती पर निर्भर हैं और हम अमेरिका को खुश करने के लिए उनकी आजीविका को जोखिम में नहीं डाल सकते, किसानों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। तो एक तरफ तो किसानों के हित में पीएम मोदी ट्रंप के सामने अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो ट्रंप की बोली बोल रहे हैं। और याद करिए कि कुछ साल पहले जब किसान आंदोलन के नाम पर बड़ा बवाल हुआ था, तब विपक्ष ने यही आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है। लेकिन अब तस्वीर सबके सामने है और देखिए कि किसानों के हित में आज अमेरिका के सामने कौन डटा हुआ है। और अब ट्रंप के पाकिस्तान कार्ड की भी पोल खोलना जरूरी है। पाकिस्तान की हालत यह है कि लड़ाई रुकवाने के लिए ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत साबित करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। और हाल यह है कि अगर मुनीर का वश चले तो स्वीडन से नोबेल प्राइज चोरी करके ट्रंप के गले में लटका दे, क्योंकि भूखे पाकिस्तान के कटोरे में ट्रंप खैरात डाल रहे हैं और मुनीर शहबाज उसमें खुश है। पाकिस्तान को चाटुकारिता का इनाम मिल रहा है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ 19% टैरिफ पाकिस्तान पर ट्रंप ने लगाया है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया था और इसी के साथ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल वाली डील भी कर ली। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों को विकसित करेंगे। मोदी सरकार के सख्त रवैये से चिढ़े ट्रंप ने आगे यह भी लिखा कि कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तो पहले तो इसी दावे को फैक्ट चेक करना जरूरी है कि क्या पाकिस्तान के पास इतना तेल है भी जिसे वो विशाल तेल भंडार कह रहे हैं और जिनके लिए ट्रंप खुदाई करवाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हालत वो हो जाए कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वैसे भी पाकिस्तान के पास जो विशाल तेल भंडार होने का दावा किया जा रहा है ना, उसमें 100 छेद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो साबित सिद्ध तेल भंडार हैं वो 353.5 मिलियन बैरल के आसपास, मान लीजिए 350 मिलियन बैरल। और 2016 के आंकड़ों के मुताबिक ये वैश्विक तेल भंडार का सिर्फ 0.021% है, मतलब 0.1% से भी कम। और इस हिसाब से पाकिस्तान का तेल भंडार दुनिया में 52वें नंबर पर आता है, जबकि भारत के पास 4.9 बिलियन बैरल का एक बड़ा तेल भंडार है और हम टॉप 25 देशों में शामिल। ये तो भारत इतना बड़ा देश है और हमारी जरूरतें, ऊर्जा की जरूरतें इतनी बड़ी है कि हमें बड़े पैमाने पे फिर भी तेल मंगाना पड़ता है। और पाकिस्तान भी अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात ही करता है, जिसमें 11.3 बिलियन डॉलर खर्च भी करता है। तेल की कीमतें भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। जैसे पिछले महीने जुलाई तक वहां पेट्रोल की कीमत 272 रुपए, पाकिस्तानी रुपए में 272 रुपए के आसपास थी। वैसे पाकिस्तान टाइम पर उगाही के मकसद से यह माहौल बनाता रहता है कि उसके पास बहुत बहुत बड़ा तेल का भंडार है। साल 2019 में भी तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया था कि पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार मिल गया है। लेकिन जल्द ही पेट्रोलियम डिवीजन ने इस दावे को खारिज कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने 5,500 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग कर ली, लेकिन न तेल मिला न गैस मिला, तो सिर्फ ठेंगा, जिसके बाद ड्रिलिंग बंद करनी पड़ी।
और अब ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत पाकिस्तानी तेल भंडार को बढ़ा चढ़ाकर एक बार फिर से पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचने लगे। एक ऐसा घटिया जोक है जिस पर किसी को मजा नहीं आ रहा। बहरहाल ट्रंप इस बात से भी चिढ़े हुए हैं कि उनकी तमाम कोशिश के बावजूद रूस के साथ हमारे रिश्ते बेहतर बने हुए। रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है क्योंकि उसने कई बार संकट के समय भारत का साथ दिया और उस वक्त साथ दिया जब दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत का समर्थन नहीं किया था। और आज जब ट्रंप ये चाहते हैं कि रसिया और यूक्रेन की जंग रुक जाए और इसका श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं, क्रेडिट इसका खुद लेना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि भारत जो अमेरिकी सैंक्शन है उसके मुताबिक काम करे और रूस से तेल मंगाना बंद कर दे ताकि रूस पर दबाव बने, रूस आर्थिक रूप से कमजोर हो और उस दबाव में आकर उस सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। जब यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद रूस से भारत रियायती दर पर कच्चा तेल मंगाना उसने शुरू किया और हम ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है, क्या गलत है? हमें कहीं से तो खरीदना ही है। फिर हम कम कीमत पर अगर तेल मिल रहा है तो हम महंगा अमेरिकी तेल क्यों खरीदेंगे या किसी भी देश से जहां महंगा मिल रहा है वहां से क्यों खरीदेंगे? और ये वो लॉजिक है जो अमेरिका समझना नहीं चाहता क्योंकि उसे सिर्फ अपना हित दिखाई दे रहा है। 2022 के पहले 8 महीनों में भारत ने 16.35 मिलियन टन रूसी तेल खरीदा था, जिसने इराक और सऊदी अरब जैसे जो पारंपरिक सप्लायर थे, जो ट्रेडिशनली जो हमें जो तेल सप्लाई कर रहे थे, वो इससे पीछे रह गए और रसिया उनसे आगे निकल गया। 2024 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना, जो भारत के तेल आयात का करीब 35 से 40% सप्लाई कर रहा था। और दूसरी तरफ रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर भी रहा है। इंडियन एयरफोर्स की 667 विमानों का फाइटर ग्राउंड अटैक का जो बेड़ा है वो उसका 71% वो रशियन ओरिजिन का है। उसमें Su-30, MiG-21, MiG-29 ऐसे तमाम विमान शामिल हैं। हमारे सभी 6 जो एयर टैंकर हैं, IL-78 और इस तरह के जो मालवाहक विमान हैं वो भी रशियन ओरिजिन के। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित की है जो दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। और ट्रंप चाहते हैं कि हम इतने भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर को छोड़कर और हम उनके साथ ट्रेड डील तो करें ही, हथियार भी उन्हीं से खरीदें। और इसके लिए वो लगातार ट्रेड वाली धमकी दे रहे हैं, टैरिफ वाली धमकी दे रहे हैं। आज भारत इतनी ताकतवर पोजीशन में है कि वो अपने दोस्त खुद चुन सकता है और वो तय कर सकता है कि वो किससे क्या खरीदेगा और उसके रिश्ते किसके साथ क्या होंगे। और ये फैसले सिर्फ देश हित में लिए जाएंगे, किसी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं। इसीलिए ट्रंप की धमकियों के बावजूद पीएम मोदी अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहे। उल्टे अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे को तैसे वाले हिसाब से अमेरिका का उपचार भी कर रहे हैं। असल में अमेरिका के ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो हसरत है वो नोबेल पुरस्कार पाने की, जो रह रह कर हिलोरे मार रही। खुद तो सैकड़ों बार बोल ही चुके हैं कि ओबामा को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अब तो व्हाइट हाउस से भी बुलवाने लगे भाई। वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि ट्रंप ने दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त कराया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष विराम भी शामिल है। समझ लीजिए कि ट्रंप सरकार का असली एजेंडा क्या है। ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें शांति वाली कैटेगरी में पुरस्कार मिले। वैसे तो उनके ऐसे ऐसे समर्थक हैं जो ये भी कह रहे हैं कि इनको अर्थशास्त्र के लिए भी
नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्हीं के एक और बड़े सलाहकार हैं, नाम है पीटर नवारो। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी टैरिफ नीति से विश्व व्यापार को नया अर्थशास्त्र सिखाया है, इसके लिए ट्रंप को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन लगता है कि ट्रंप की टीम ने नोबेल का नियम नहीं पढ़ा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उसे मिलता है जिसने एकेडमिक रिसर्च के बाद अर्थशास्त्र का कोई बड़ा सिद्धांत गढ़ा हो, जिससे कि लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए, न कि सिर्फ अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग की। और ट्रंप की जिस तरह की हरकतें हैं, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को अर्थशास्त्र के लिए नहीं, अगर नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो उनको अनर्थशास्त्र के लिए मिलना चाहिए। देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, दिनेश गौतम के साथ।